हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट कोचिंग क्लासेस में। हम पढ़ेंगे आज अध्याय 1 का वीडियो नंबर 2। हमें लगता है कल आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं लगी होगी। आज हम आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आइए पढ़ते हैं। अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है यानी वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी होती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, वो क्रिया कौन सी कहलाएंगी? उपचयन अभिक्रिया। आइए समझते हैं। एग्जाम्पल, कॉपर और ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, उनको अपन गर्म करेंगे तो कॉपर सल्फेट प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कॉपर अकेला था, इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन भी अकेली थी। अब इसमें जब क्रिया हुई दोनों में तो ऑक्सीजन की यहाँ पे कॉपर के साथ में वृद्धि हो गई। देखो यहाँ पे अकेला है कॉपर, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हुई? यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की क्या हुई है? इसमें वृद्धि हो गई। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का है तो ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन की तो कमी होती है और हाइड्रोजन का योग यानी हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ऐसी क्रिया कौन सी क्रिया कहलाएंगी? अपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखते हैं, अपन ने कॉपर सल्फेट ली, उसमें ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है और उसको हाइड्रोजन से अपन क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे कॉपर अकेला रह गया। यहाँ पे कॉपर प्लस H2O जल बन गया। तो यहाँ पे क्या था? ऑक्सीजन साथ में था। अब क्या हुआ? कॉपर के साथ में क्या हुआ? ऑक्सीजन कॉपर को छोड़ के चली गई तो ऑक्सीजन कहाँ पे आ गई? हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हुआ? वृद्धि हुई। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी, जल बना, जल में। अब हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन भी जुड़ गई तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? वृद्धि हो गई। और कॉपर सल्फेट का क्या हुआ? कॉपर अकेला रह गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो इस प्रकार से कैसे समझेंगे इसको कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। अब एक अभिक्रिया ऐसी आती है उसमें दोनों होती हैं, उपचयन अभिक्रिया भी होती है, अपचयन अभिक्रिया भी होती है। ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों ही क्रिया होती हैं, उपचयन अपचयन दोनों एक साथ होती हैं। इसको कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझते हैं। यहाँ पर लिया आपने कॉपर सल्फेट, ठीक है, ले लिया कॉपर सल्फेट, इसको अपन हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? Cu। यहाँ पे कॉपर रह गया अकेला, यहाँ पे बन गया H2O, यानी अपचयन की अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है। तो अपचयन की अभिक्रिया कहाँ हो रही है? ऑक्सीजन की कमी हो गई यहाँ से। सर ऑक्सीजन की कमी हो गई यहाँ से, चलिए आप यहाँ कॉपर सल्फेट में ऑक्सीजन की कमी हो गई। यहाँ पे देखेंगे अपन कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। यहाँ पे कौन सी हुई? अपचयन हो गई सर। अपचयन में क्या हुआ? ऑक्सीजन का ह्रास हो गया सर। उपचयन में क्या हुआ? ये क्रिया कौन सी हो गई? उपचयन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ये क्रिया कौन सी हो गई? उपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, उपचयन हो गया। और ये उपचयन अपचयन दोनों में एक साथ हो रहे हैं तो उनको कौन सी क्रिया कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। याद रखना दोस्तों, दोनों क्रिया एक साथ होने वाली क्रियाओं को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। चलते हैं दूसरी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कोई अभिक्रिया होती है उसकी दर को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे 5 दिए हुए: सांद्रण, ताप, दाब, अभिकारकों की प्रकृति और पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए समझते हैं फर्स्ट को। सांद्रण माने घना। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। जैसे 2 अभिकारक हैं, उनमें 3 करे, 4 करे, 5 करे, ऐसे अभिकारक बढ़ते जाएंगे तो क्रिया की दर भी बढ़ती जाएगी। इसको ऐसे समझते हैं अपन कि एक रूम में 2 लड़के हैं, क्रिया नहीं करेंगे, आपस में बैठेंगे बढ़िया। और एक रूम में 4 लड़के हो गए तो वो उनकी क्रिया बातचीत और बढ़ जाएंगी क्लास में। फिर एक क्लास में 10 हो गए, 10, 15, 20, ऐसे ही स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, क्रिया भी बढ़ते जाएंगे, शोरगुल भी हो जाएगा। तो क्या हुआ? सांद्रण हो गया। एक कमरे में ज्यादा अभिकारक हो गए तो प्रक्रिया भी बढ़ गई। इसी प्रकार से अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। दूसरा है अपना ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। जैसे अपन ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ा, अणुओं की गतिज ऊर्जा स्पीड, अणुओं की गतिज ऊर्जा को जो स्पीड है वो ज्यादा बढ़ जाएगी।
अणु आपस में ज्यादा टकराने लगेंगे, जल्दी जल्दी स्पीड में भगेंगे अणु, तो अणु भगेंगे तो क्या होगा, क्रिया भी तेज होगी। क्रिया भी तेज होगी तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। मुझे लगता है ये समझ में नहीं आया होगा, अपन इसको इस समझते हैं ताप बढ़ाने पर। ऐसे तापमान बढ़ गया, अभिकारक है तो तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ गया तो उसमें जो अणु होते हैं अंदर, आगे बढ़ेंगे अपन, अणु होते हैं, अणुओं की गतिज ऊर्जा यानी अणु पहले धीरे धीरे चलते हैं, ताप बढ़ा तो उनकी गति तेज हो गई, तेज हो गई तो वो क्रिया भी तेज करेंगे, क्रिया भी स्पीड में होगी, स्पीड में क्रिया होगी तो वो क्या होगा, अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तीसरा है दाब, दाब बढ़ाने पर। अब क्या है कि अभिक्रिया की दर गैसीय अवस्था में होती है तब दाब बढ़ाने पर आयतन कम हो जाता है, जिससे अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है। ये कहता है अपन कि गैसीय अवस्था में हो रही है ये क्रिया दाब बढ़ाने पर। ऐसे वायुमंडल को एक सिलेंडर में भरेंगे तो सिलेंडर में जब अपने प्रेशर करेंगे तो अपन देखा होगा, अपन ने लिक्विड गैस ली, जो खाना पकाने वाली एलपीजी लाते हैं अपन, तो सिलेंडर में अपन को लाते हैं तो इस प्रकार से पानी पानी जैसा झलकता है, तो अपन को लगता है इसमें गैस। वो क्या है, उच्च दाब पर वो उस प्रेशर के द्वारा सिलेंडर में भरी गई है। तो सिलेंडर में भरी गई तो पहले तो वो खुली अवस्था में थी, कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसको सिलेंडर में उच्च दाब पर उस सिलेंडर में भरेंगे तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विड अवस्था में हो जाएगी, तरल अवस्था में। तरल अवस्था में होगी तो उसके अणु अणु भी सांद्र होंगे। सांद्र माने अपन ने यहाँ पढ़ा था कि ज्यादा मात्रा में अणु हो जाएंगे, तो ज्यादा मात्रा में जिस जगह पर अणु होंगे तो आयतन भी कम होगा। जब अपन दाब देंगे तो आयतन कम हो जाएगा। कितनी सारी गैस है, अगर अपन छोड़ेंगे वायुमंडल में तो कितनी जगह घेरेगी, बहुत जगह घेरेगी। अपन उस गैस को एक छोटे से सिलेंडर में भरेंगे तो वो कम आयतन यानी कम क्षेत्रफल आयतन में आ जाएगी, तो उसकी सांद्रता बढ़ेगी। सांद्रता बढ़ने पर क्या हो जाएगा, क्रिया भी बढ़ेगी। तो दाब कह रहा है कि अभिक्रिया गैसीय अवस्था में जब होती है तब दाब बढ़ाने पर आयतन कम हो जाता है। अपन दाब बढ़ाएंगे, आयतन कम हो गया, कम जगह में आ गई गैस, ज्यादा गैस, जिससे अणुओं की सांद्रता भी बढ़ जाती है। जो अपन दाब देंगे तो अणुओं की सांद्रता बढ़ेगी, घने हो जाएंगे बिल्कुल, तो फिर सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। ठीक। नंबर 4, अभिकारकों की प्रकृति। अब अभिकारकों की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि अभिकारक कितनी तेज गति से क्रिया कर रहा है या करता है, या कौन सा अभिकारक कितनी मंद गति से क्रिया कर रहा है। तो एक क्रिया की दर अभिकारकों की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। 5वां है पृष्ठीय। ठोस अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। ऐसे कोई पदार्थ है ठोस, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए तो उसमें अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलना। हमारा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में छोटा सा अंतर अपन देख लेते हैं, उसे क्या है और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहले समझते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी माने ऊष्मा उत्सर्जित करना। तो पहला है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है, वो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसका उल्टा ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी अभिक्रिया कौन सी होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्मा का क्या हुआ, अवशोषण हुआ, ऊष्मा सोख ली जाती है, क्या हुआ, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नंबर 2, यह क्रिया दोनों दिशाओं में होती है, इधर से भी हो जाएगी, इधर से भी हो जाएगी। ऐसी ये क्रिया कैसे होती है, दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है। ऊष्माशोषी एक ही दिशा में संपन्न होती है, केवल एक ही दिशा में संपन्न होगी ऊष्माशोषी। नंबर 3, मीथेन। इसमें मीथेन यानी CH4 इसका सूत्र है, मीथेन का दहन होता है और ऊष्मा निकलती है। इसमें मीथेन गैस क्या है, जलाई जाती है, जलती है, उसका दहन होता है, जिस प्रकार से उसमें ऊष्मा निकलती है। इसमें बर्फ का पिघलना, इसमें जो बर्फ होती है ठंडी, वो पानी में तब्दील यानी धीरे धीरे पिघलेगी और पानी में बदल जाएगी। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलते हैं नीचे, एक और छोटा सा क्वेश्चन समझ लेते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। सीधा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बता रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी जो प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया कहलाती है, प्रकाश रासायनिक। अपन समझ लेते हैं, ऐसी अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए आप समझते हैं, 6CO2 + 6H2O, ये क्या है, यहाँ पे
कार्बन डाइऑक्साइड और जल लिया, इन्होंने क्रिया की प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो। तो यहाँ पर बन गया प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज C6H12O6 + 6O2, 6 ऑक्सीजन भी यहाँ पर निर्माण होता है प्रकाश की क्रिया में। तो प्रकाश रासायनिक क्रिया अपन आपको इसको समझ सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, सीधी सी बात है। प्रकाश क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन माने अलग होना। ऐसी अभिक्रिया जो एक पदार्थ होती है उसमें अलग होता है। एक पदार्थ में जो क्रिया हुई ऑटोमेटिक अपन को गर्म किया, उसमें क्रिया हुई, तो वो वियोजन माने दो टुकड़ों या दो भागों में, दो से अधिक भागों में भी टूट सकता है। तो वियोजन माने अलग होना। अपन समझते हैं वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें यौगिक दो या दो से अधिक नए यौगिकों में अपघटित होता है। क्या कह रहा है? वे अभिक्रिया जिसमें यौगिक दो या दो से अधिक नए यौगिकों में अपघटित होता है। एग्जाम्पल CaCO3 डेल्टा, डेल्टा का निशान यहाँ पे अपन गर्म भी लिख सकते हैं, ये सिंबल से है गर्म का। गर्म को हटा के अपन डायरेक्ट डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अपन गर्म कर रहे हैं। तो CaCO3 को गर्म किया, CaO + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में दो टुकड़ों यानी दो भागों में वियोजित हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब चलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया माने संयोग माने जुड़ना। वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब दो पदार्थ अपन ने यहाँ पे ले लिए, CaO + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, गर्म किया, इसमें क्रिया हुई, तो ये एक पदार्थ बनाएंगे, ये एक यौगिक बनाएंगे CaCO3। तो ये ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगी? संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? जब अपन कोई लोहे की वस्तु लाते हैं, नई चीज लाते हैं, ऐसे किवाड़, खिड़की, कोई शटर दुकान की या कोई वस्तु है लोहे की, उसको अपन नई खरीद के लाते हैं, फिर उस पर अपन कलर करते हैं, प्राइमर करते हैं। वो क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है, आइए समझते हैं। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण का मतलब होता है यहाँ पे क्षरण, वस्तुओं को जंग लग जाने से धीरे धीरे क्षति पहुंचती है और वो कमजोर होने लगती है और उसमें वजन भी कम होने लगता है। संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। पेंट यानी कोट पेंट नहीं, कलर जो अपन एनामिल से पक्का कलर करते हैं वो हो पेंट। वस्तु की सतह तथा वायु नमी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त कर देती है। ये कहता है कि कलर जो पेंट होता है, जो वस्तु यानी कि ये पेंसिल है अपनी, ये लोहे की है, तो लोहे की जो सतह है अपने इस पे कलर कर दिया है, व्हाइट वाला कलर कर दिया अपने, व्हाइट वाला कलर कर दिया। जो इसकी सतह है लोहे की, उसको वायुमंडल में जो नमी होती है और वायु होती है, तो प्रत्यक्ष रूप से इसकी सतह से क्रिया करने से रोकती है। यानी पहले कलर पे लगेगी हवा, अंदर नहीं लगेगी, तो इसमें जंग लगने में कमी होगी। प्रत्यक्ष संपर्क समाप्त हो जाएगा। प्रत्यक्ष संपर्क समाप्त हो जाएगा तो लोहे पर जंग लगने की संभावनाएं कम हो जाएंगी और लोहे पे जंग लगने से बच जाएगा। इसीलिए अपन लोहे की चीज पे, लोहे की वस्तु पे पेंट संक्षारण है। जो पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था संक्षारण, लोहे पे जंग लगना, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे और भी समझेंगे अच्छे तरीके से। संक्षारण एक टॉपिक और है, विकृति गंधता। समझते हैं संक्षारण है क्या। जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित अम्ल तथा नमी के संपर्क में आती है तब वो संक्षारित होने लगती है। जब कोई वस्तु, अपन लोहे की वस्तु लाएंगे और उसको वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तो वायु के संपर्क में आएगी, वायु में नमी होती है तो नमी के संपर्क में आएगी, मिट्टी के संपर्क में आएगी, अम्ल के संपर्क में आएगी, तो धीरे धीरे जंग लगती है और जंग लगने से वो धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है। इसी विधि को अपन धातु संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पे जंग लगना है, इसका एक साधारण सा उदाहरण है जो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अपन विकृत गंधता। विकृति माने बेकार यानी खराब, गंध माने खुशबू, तो गंधता। उपचयन होने पर खाद्य पदार्थ में तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाती है। इस क्रिया को विकृत गंधता कहते हैं।
उपचयन अपने समझा था ऑक्सीजन की अधिकता, ऑक्सीजन का योग होने पर क्या होता है उपचयन, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यही है वो। उपचयन होने पर कोई खाद्य पदार्थ है उसका उपचयन हो गया, ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, ऑक्सीजन का योग पदार्थ पे ज्यादा हो गया, तो खाद्य पदार्थ में तेल तथा वसा, जो तेल तथा वसा से बने हुए जो होते हैं, ऐसे पकौड़ी है, पकौड़ा है, और अपना समोसा कचौड़ी वगैरह, ऐसे जो तेलीय पदार्थ ऑयली पदार्थ होते हैं, उनको अपन लंबी अवधि तक नहीं रख सकते। अगर रखते हैं तो क्या होता है, उसमें से अजीब सी बू आने लगती है, बदबू आने लगती है। उसको अगर अपन खाएंगे तो उसका स्वाद भी बदल जाता है, तो वही होता है विकृति गंधता। अपन समझेंगे, अपन ऐसे पैकिंग में चिप्स आता है, पैकिंग में लेस वाला चिप्स आता है, तो उसमें वो गैस भर के आती है, तो अपन उसका रीजन नहीं समझ पाते। अपन समझते हैं कि उसमें थोड़ा माल है और उसमें फुल भर दी, तो अपन समझते हैं उसमें ज्यादा नहीं है वो, उसमें आपके 5 रुपए का ही सामान है, 5 रुपए की ही जो चिप्स हैं वो आती हैं, उसको वजन के थ्रू आपको दिया जाता है। पर उसमें जो गैस भरते हैं वो क्या है, वो गैस नाइट्रोजन भरते हैं, ताकि वह उपचयन चिप्सों का ना हो पाए, यानी ऑक्सीजन से क्रिया ना करें और वो लंबे समय तक वहां पे रखी रहे। कुछ ओटियां यहाँ पे अपन समझ लेते हैं, इसके बाद में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अपन ओटी समझ लेते हैं छोटी छोटी, कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, सिल्वर माने चांदी। अब सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होगा, चांदी का कैसा रंग होता है, व्हाइट सफेद, तो इसको लिखेंगे श्वेत। कैसा होता है, श्वेत। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं अपन कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होगा, सिल्वर माने चांदी, चांदी का रंग सफेद होता है, तो सफेद ही होगा। ठीक हो गया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, दो यौगिकों में दो अभिकारकों में रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो क्या बनेगा, एक नए यौगिक का निर्माण होगा। अपन पहले पढ़ चुके हैं, नए यौगिक का निर्माण होता है। बुझे हुए चूने का सूत्र, ये तो सर आपको याद करना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री में 75% याद करने यानी रटने वाली चीजें हैं। अपन 25% ही आपको सरल भाषा में इसको व्यक्त कर सकते हैं, समझा सकते हैं, और समझा भी रहे हैं। कोशिश करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझाएं तो अपन समझते हैं। तो बुझे हुए चूने का सूत्र है Ca कैल्शियम, इसमें पुस्तक में OH, इसका होल ट्वाइस, इसको होल ट्वाइस बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है PbSO4, ये भी आपको सर याद करना पड़ेगा। ये तो याद करने ही पड़ेंगे, राइट। हाँ, अपन समझेंगे श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, पहले पढ़ चुके हैं सर, याद कीजिए। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, जब श्वसन क्रिया होगी तो उसमें क्या ऊष्मा निकलेगी, तो वो कौन सी क्रिया है, ऊष्मा छेपी। तो श्वसन क्रिया कौन सी है, ऊष्मा छेपी। मीथेन गैस का दहन, अपन मीथेन गैस को जलाएंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, ऊष्मा निकलेगी। मीथेन को जलाएं तो ऊष्मा निकलेगी, तो ये भी क्रिया कौन सी होगी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगी। हाइड्रोजन का जुड़ना, देखिए इधर आपने पढ़ा होगा उपचयन अपचयन, ध्यान लगाइए उधर, अपचयन उपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का ह्रास, ये कौन सी क्रिया है, अपचयन क्रिया है। याद आ गया आपको। जंग का सूत्र, अपन जंग का सूत्र देखेंगे, Fe2O3 इंटू H2O, ये भौतिक परिवर्तन क्या होगा सर, भौतिक परिवर्तन यानी उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। अपन ने पानी लिया, पानी अपन ने फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में अपन ने सुबह देखा क्या हुआ, बर्फ जम गई, उसमें क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ है केवल। अपन अगर तो उसको खुला छोड़ देंगे तो वो क्या, पानी में ही अपनी पुरानी अवस्था में, पहले वाली अवस्था में आ जाएगा। तो क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन। पहले तरल था, अब ठोस हो गया, बर्फ बन गई, तो क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन, ना कि रासायनिक परिवर्तन। तो बर्फ का पिघलना क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन। ओके, इसी के साथ आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर हमारा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें, और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।